इट ऑल स्टार्टेड विद अ सिंगल क्लिक। एक गलत मूव और आपका पूरा नेटवर्क, आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा इज़ एट रिस्क। अब यहीं पे एंट्री होती है DFIR एक्सपर्ट की, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स इंसिडेंट रिस्पांस एक्सपर्ट। कौन होते हैं लोग, क्या करते हैं? मेलवेयर को एनालाइज करना, IP एड्रेसेस को ट्रेस करना, डेटा को रिकवर करने जैसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें परफॉर्म करने का काम करते हैं DFIR एक्सपर्ट्स। तो कैसे होती है रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन, क्या काम होता है डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पांस एक्सपर्ट का, क्या होता है DFIR, कौन से टूल्स यहाँ पे इस्तेमाल करे जाते हैं, इंसिडेंट रिस्पांस क्या होता है, कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, सभी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों, अगर आप डिजिटल फॉरेंसिक्स या फिर इंसिडेंट रिस्पांस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक कंप्लीट सीरीज़ है। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप चाहे तो मुझे लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट विद DFIR, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल फॉरेंसिक्स इंसिडेंट रिस्पांस। अब यहाँ पे दो टर्म है, फर्स्ट इज डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड सेकंड इज इंसिडेंट रिस्पांस। दोनों ही अलग टर्म है, दोनों ही अलग वहाँ पे जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो पहले हम समझते हैं कि जो इंक्लूड अगर हम इस टर्म को कर दें DFIR को, तो ये क्या बनती हैं। DFIR एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि तब एक्टिव होता है जब आपके कंपनी में कोई इंसिडेंट हो जाता है। यानी कि जैसे ही आपके कंपनी में कोई अटैक होता है, ये जो डिपार्टमेंट होता है ये एक्टिव हो जाता है। तो क्या काम होता है इसका? कभी भी किसी कंपनी में जब कोई अटैक होता है, फॉर एग्जांपल कोई डॉस अटैक हो या कोई डेटा ब्रीच होती है, तो सबसे पहले वहाँ पे जो आपका इंसिडेंट रिस्पांस की टीम होती है वो रिस्पॉन्ड करती है। वो जो अटैक जहाँ पे हुआ है उस पूरे इन्वायरमेंट को आइसोलेट करना। आइसोलेट करने का मतलब होता है कि जिस भी पर्टिकुलर सिस्टम पे वो अटैक हुआ होगा या फिर पूरे नेटवर्क पे अगर अटैक हुआ, तो उस नेटवर्क को बाकी नेटवर्क से अलग कर देना, ताकि वो जो नेटवर्क अटैक है वहाँ से किसी भी तरह की बाइवर्टिंग या प्रिविलेज एस्केलेशन ना करा जाए। उस पर्टिकुलर नेटवर्क को बाकी नेटवर्क से अलग कर देना, देन आगे की फर्दर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। और वहीं अगर मैं डिजिटल फॉरेंसिक्स की बात करता हूँ, जो डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होता है उसका काम होता है कि जो भी अटैक परफॉर्म हुआ है, जिस भी सिस्टम पे, नेटवर्क पे कोई आपका डिवाइस है, अगर उस पर अटैक परफॉर्म हुआ तो वहाँ से आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करना। अभी आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, शायद आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, तो डोंट वरी, इस वीडियो हमने इसके बारे में बात करी। वहाँ से आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करना, देन उसको डिजिटल एविडेंसेस में क्रिएट करना, टाइमलाइन क्रिएट करना, चेन ऑफ कस्टडी बनाना, यानी कि प्रॉपर एनालाइज करना अटैक कैसे हुआ, किसने अटैक किया। तो ये सब चीज़ें पता लगाने का काम जो होता है वो डिजिटल फॉरेंसिक्स का होता है। अब क्या ज़रूरत है हमें DFIR की? कोई भी एक कंपनी है, जब कहीं पे भी आपके अटैक होता है तो वहाँ पे एविडेंसेस को कलेक्ट करना, क्योंकि वही एविडेंस आप कोर्ट में भी प्रेजेंट करोगे अगर वो एक लीगल या पब्लिक केस आप सॉल्व कर रहे हो। देन अटैकर को फाइंड आउट कर पाना, कौन से वर्नेबिलिटीज़ के अंडर इसने अटैक परफॉर्म किया है वो पता लगाना, वहाँ पर उसको पैच करना, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का ऐसा अटैक ना हो सके। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है DFIR की। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ DFIR, यानी कि सबसे पहले हम समझेंगे DFIR के बारे में, देन हम इंसिडेंट रिस्पांस के बारे में समझेंगे। तो अगर आपको इसका बेसिक्स जानना है कि डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होता है, कैसे काम करता है और इसमें कितनी तरह की चीज़ें होती हैं, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे DFIR के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो पहला है आर्टिफैक्ट्स, जो मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया था। तो आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, जब कभी भी कोई अटैकर किसी नेटवर्क पे अटैक परफॉर्म करता है तो वहाँ पे जो वो एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट वहाँ पे रन कर रहा है या फिर उसने मल्टीपल कमांड्स वहाँ पे रन करी, विंडोज़ में अगर वो अटैक कर रहा है तो अगर वहाँ पे उसने रजिस्ट्री में कोई चेंजेस करे हैं, इस तरह की चीज़ें जो भी वो परफॉर्म कर रहा है और जो भी चीज़ें और जो भी फुटप्रिंट्स उसने वहाँ पे छोड़ दिए हैं, तो वो जब हम कलेक्ट करते हैं तो उनको हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल उसने लिनक्स में कोई अटैक परफॉर्म करा, उसने वहाँ पे मल्टीपल कमांड्स रन करी, लेकिन वो हिस्ट्री क्रिएट करना लेकिन वो हिस्ट्री को क्लियर करना भूल जाता है। तो जो हिस्ट्री का कमांड हम डाल के वहाँ पूरी हिस्ट्री निकल के आती है लिनक्स की, तो जो कमांड की जो हिस्ट्री निकल के आती है उसको हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। अब आर्टिफैक्ट्स में और एविडेंस में डिफरेंस होता है। अब आर्टिफैक्ट्स तब तक एविडेंस नहीं बन सकते जब तक वो रिलायबल ना हो, ऑथेंटिक ना हो और आप उसको प्रूफ ना कर सको कि इसी तरीके से अटैक और यही चीज़ का इस्तेमाल करके अटैक परफॉर्म हुआ है, तो तब तक वो एविडेंस नहीं बन सकते। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफैक्ट्स होती हैं। रैम, अगर सिस्टम ऑन है तो रैम में जितना भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारे आर्टिफैक्ट्स के अंडर, वो सारी चीज़ें हमारे आर्टिफैक्ट्स की तरह हेल्प कर सकती हैं।
या फिर हम विंडोज़ में इवेंट व्यूअर की अगर हम बात करते हैं, जो कि एक ऐसा फीचर है विंडोज़ का कि अगर कोई अटैकर विंडोज़ में एक्सेस लेता है और वहाँ पे वो गलत पासवर्ड डालता है, तो अगर वहाँ पे लॉगिन फेल आता है या फिर लॉगिन उसको मिल जाता है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो हमें इवेंट्स मिल रहे हैं विंडोज़ के इवेंट व्यूअर में, वो भी एक आर्टिफैक्ट्स की तरह काम कर सकती हैं। हम समझते हैं एविडेंस प्रिजर्वेशन। एविडेंस प्रिजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि कोई भी एविडेंस अगर कहीं पे आपको मिलता है, किसी भी एक आपको क्राइम सीन पे एक एविडेंस आपने कलेक्ट किया, तो उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो, क्योंकि ये होते हैं डिजिटल एविडेंस, और डिजिटल एविडेंस को रिमोटली टैम्पर भी किया जा सकता है, मॉडिफाई करा जा सकता है, और कई तरह के चीज़ों से उसको डिस्ट्रॉय भी करा जा सकता है, इसलिए उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि कोई भी अगर आप डिजिटल फॉरेंसिक के केस पे काम कर रहे हो, तो कोई जो आपका मेन एविडेंस है उसकी हमेशा कॉपी पे आप वर्क करते हो, जो कि राइट प्रोटेक्टेड रहती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीडी मिली है क्राइम सीन से, उस सीडी का पहले आप कॉपी बनाओगे, यानी कि उसकी कॉपी आपने बना ली सीडी की, देन उसकी कॉपी को राइट प्रोटेक्ट करके आप उस पर काम करोगे, ताकि उसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन ना हो जाए, क्योंकि कभी भी किसी भी तरह के एविडेंस को जो आप कोर्ट में प्रेजेंट करते हो, तो उस कोर्ट में वो पर्टिकुलर एविडेंस ऑथेंटिक वे में प्रेजेंट करना होता है, और वो रिलायबल होना चाहिए, किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन उसमें नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड हम बात करते हैं चेन ऑफ कस्टडी। अब चेन ऑफ कस्टडी भी एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एस्पेक्ट आता है जब हम किसी भी एविडेंस की इंटीग्रिटी की बात करते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है उसमें किसी भी तरह के चेंजेस ना हो। अब इसीलिए जो भी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन होती है, वहाँ पे सिर्फ जो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं उन्हीं को परमिशन होती है कि वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर डेटा को इन ट्रांजिट वो लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक साइबर कैफ़े में एक इंसिडेंट होता है और वहाँ पे 2 फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर उसमें काम कर रहे हैं, तो चेन ऑफ कस्टडी में क्या होगा कि पूरा आपका एक रिपोर्ट बनती है, जहाँ पे ये बताया जाता है कि आपने कौन सा एविडेंस किस टाइम पे कलेक्ट किया, देन वो आपने एविडेंस किसको ट्रांसफ़र करा, किस टाइम से किस टाइम तक वो आपकी लैब तक पहुँचा, ये पूरा आपका रिपोर्ट में बनाया जाता है, उसको हम चेन ऑफ कस्टडी बोलते हैं। अब चेन ऑफ कस्टडी में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने जो एविडेंस जिसको ट्रांसफ़र करा, वो किसी भी एक ऐसे अनऑथराइज्ड पर्सन को आपने ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं जो कि उसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कर सके। तो यहाँ पे उन्हीं लोगों को परमिशन होती है एविडेंस को एक्सेस करने की जो उस पर्टिकुलर टीम में है और जिनके पास उसका एक्सेस है, तो चेन ऑफ कस्टडी उसको कहते हैं। देन ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी। अब वोलेटिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जब रन करता है तो वहाँ पे 2 मेन चीज़ें होती हैं। पहला होता है उसका रैम, दूसरा होता है उसका हार्ड ड्राइव, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। रैम जहाँ पे आपका रनिंग डेटा स्टोर होता है, यानी कि जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक आपके रैम में डेटा रहेगा, अदरवाइज जैसे ही कंप्यूटर को आप स्विच ऑफ करते हो, वहाँ पे जो आपका डेटा होता है वो डिसअपेयर हो जाता है, वो आपको नहीं मिल सकता है। हालांकि कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जहाँ पे हम रैम से डेटा निकाल सकते हैं, लेकिन वो हम आगे की वीडियो में समझेंगे, लेकिन इन जनरल आप वो डेटा रिकवर नहीं कर सकते हो। सेकंड, अगर मैं हार्ड ड्राइव की बात करता हूँ, तो हार्ड ड्राइव में डेटा का परमानेंटली स्टोर रहता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी क्राइम सीन पर अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, अगर आपका जो कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, अगर वो ऑन है, तो डेटा आपको रिकवर करना है, और डेटा जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो वहाँ से आपको गैदर करना होता है जब तक वो सिस्टम ऑन है। दैन यहाँ पे आता है टाइमलाइन क्रिएशन। अब टाइमलाइन क्रिएशन का मतलब होता है कि जो भी आपने इंसिडेंट को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, कोई भी कहीं पे साइबर क्राइम हुआ है तो उसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो उसको प्रॉपरली टाइमलाइन मैनर में अरेंज करना। तो टाइमलाइन क्रिएशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमें एविडेंस मिल रहे हैं, तो उसको हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 o'clock एक अटैक हुआ था, देन 1:30 पे आपको ये एविडेंस मिला, एंड 1:45 पे ये पर्टिकुलर एरर जनरेट हुई थी, एंड 2 o'clock उसने इस तरह से एक्सेस ले लिया। तो ये पूरा हमने क्या किया, टाइमलाइन क्रिएट करी कि, तो टाइमलाइन क्रिएट करके फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि ये पूरा जो अटैक हुआ था किस ऑर्डर में अटैक हुआ था, यानी कितने बजे, कैसे उसने क्या क्या चीज़ एक्सेस करी। तो वो टाइमलाइन क्रिएट करके हमें इस चीज़ में हेल्प मिलती है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि जो अटैक हुआ था किस तरीके से परफॉर्म किया गया था और किस किस टाइम पे परफॉर्म किया गया था। देन हम समझते हैं जो टूल्स यहाँ पे इस्तेमाल करे जाते हैं, जिसमें ऑटोप्सी के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और ऑटोप्सी के जो इंट्रोडक्शन पार्ट आया था, अब क्योंकि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था अपने डिजिटल फॉरेंसिक्स की प्लेलिस्ट पे, इसलिए मैंने वो वीडियोस बनाना बंद कर दिया था, लेकिन मुझे वापस से डिमांड आ रही है डिजिटल फॉरेंसिक्स के ऊपर, इसलिए मैंने इसको वापस से रिज्यूम किया है। लेकिन बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टूल्स होते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स में, डेटा को एनालाइज करने के लिए, इमेजिंग करने के लिए, रिकवरी करने के लिए, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अलग अलग टूल होते हैं, जिनमें से कुछ टूल्स का नाम आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। और इन सभी टूल्स के ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मुझे कॉमेंट
कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के नए नए टॉपिक से वीडियो बनाने के लिए। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे वो वेरियस टूल्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे और ये सारे टूल्स इस्तेमाल करे जाते हैं फॉरेंसिक्स में, डेटा को रिकवर करने से लेके फाइल को इमेजिंग करना। अब हमने डिजिटल फॉरेंसिक्स समझ लिया, अब हम समझते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है। अब कोई भी जब साइबर अटैक होता है तो मैंने आपको बताया कि यही टीम एक्टिव होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साइबर अटैक होने के बाद ही एक्टिव होगी, क्योंकि इनका जो पहला फेज़ होता है वो होता है प्रिपरेशन फेज़। जिस तरीके से हमारी आर्मी किसी भी अटैक को काउंटर करने के लिए वो हमेशा प्रिपेयर रहती है, इसी तरीके से जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स की टीम होती है वो हमेशा प्रिपेयर रहती है किसी भी अटैक से काउंटर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स होते हैं इंसिडेंट रिस्पांस के पूरे प्रोसेस के। अब यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अलग अलग स्टेप्स हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 4 स्टेप नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आपके 6 स्टेप हैं। तो निस्ट के अपने स्टेप्स हैं इंसिडेंट रिस्पांस के, जिसमें पहला है प्रिपरेशन, देन डिटेक्शन, कंटेनमेंट एंड पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी। फॉलोइंग यहाँ पे आपको सेंस के स्टैंडर्ड मिलने के सबसे पहले प्रिपरेशन करना होता है, आइडेंटिफिकेशन, कंटेनमेंट, इरेडिकेशन, रिकवरी एंड लेसन लर्न। यहाँ पे हम डिटेल में समझते हैं। पहला हम समझते हैं प्रिपरेशन क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया एक आर्मी रेडी रहती है हमेशा काउंटर करने के लिए, उसी तरीके से प्रिपरेशन फेज़ में किसी भी इंसिडेंट को होने से पहले प्रिपरेशन फेज़ में यहाँ पे पूरी आपकी टीम को रेडी करा जाता है। तो अगर किसी भी तरह का अटैक परफॉर्म होता है तो वहाँ पे आपके पास प्रॉपर टीम हो, उस अटैक को काउंटर करने के लिए आपके पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, तो वो प्रिपरेशन फेज़ में आता है। अब सेकंड जो स्टेप आता है वो है उसका आइडेंटिफिकेशन फेज़। जैसे कि अगर ये सिस्टम अटैक होता है तो वहाँ पे उसके लॉग्स को एनालाइज करना, कहीं पे अगर फेल्ड लॉगिन अटैम्प्ट से या फिर सक्सेसफुल लॉगिन अटैम्प्ट से वो वहाँ पे एनालाइज करना, देन वहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव्स देखना कि ये पर्टिकुलर IP जो है ये एक्सटर्नल यूज़र की है फिर कैसे है, तो ये सारी चीज़ें को लॉग्स को एनालाइज करना, देन उसकी एक रिपोर्टिंग करना, एंड देन आपको जो फर्दर स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि जो आपकी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना आपको। तो ये सारे हम आइडेंटिफिकेशन फेज़ में करते हैं। देन हमारे पास आता है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का यहाँ पे मतलब है कि जो भी आपके एसेट्स हैं, यानी कि जिस भी चीज़ पे आपके अटैक हुआ है, आपके चाहे वो नेटवर्क डिवाइस है, कंप्यूटर डिवाइस है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, मीन्स टू से जिस पे भी आपका साइबर अटैक हुआ है वहाँ पे जो साइबर अटैक के जो इफेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज़ करना, एंड जो मेलवेयर है वो बाकी सिस्टम्स तक रीच ना कर पाए तो उसको हम कंटेनमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट फेज आता है इरेडिकेशन। अब यहाँ पे जो थ्रेट है वो नेटवर्क से निकाल दिया गया है। अब इरेडिकेशन फेज़ में हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम प्रॉपरली यहाँ पे एनालाइज करते हैं और वापस से चेक करते हैं कि कोई लूप होल तो आपके सिस्टम में नहीं रह गया जिससे वो अटैक वापस से परफॉर्म करा जा सके, कोई वहाँ पे बैकडोर तो नहीं रह गया, तो वो हम इरेडिकेशन फेज़ में करते हैं। देन हमारे पास आता है रिकवरी। और रिकवरी में होता है एक बार थ्रेट आपके सिस्टम से नेटवर्क से रिमूव हो गया, देन आपके जैसा सिस्टम आपका पहले था अटैक होने से पहले, वापस उसको उसी फेज़ में लेके आने का काम इनकी डेटा रिकवरी और जो भी आगे की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे रिकवरी फेज़ में करी जाती हैं। अब लेसन लर्न में ये होगा कि जो भी साइबर अटैक आपके सिस्टम पे हुआ था उस पूरे अटैक से आपको सीखना है कि ये अटैक कैसे हुआ, जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन करी, जो भी आपने स्टेप्स लिए इस पर्टिकुलर अटैक को काउंटर करने के लिए, एंड देन अपनी टीम को प्रिपेयर करना है कि नेक्स्ट टाइम अगर अटैक होता है तो हम यहाँ पे इससे बेटर टैकल कर सकें। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं पूरे एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स के फेज़ में आती है, जहाँ पे सबसे पहले प्रिपेयर रहते हो, देन आप आइडेंटिफाई करते हो, देन आप कंटेनमेंट जोन में रखते हो सारी चीज़ों को, देन आप इरेडिकेट करते हो, देन रिकवरी एंड देन लेसन लर्न। तो ये पूरा फेज़ होता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, DFIR का कॉन्सेप्ट क्या है। एंड इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है विंडोज़ फॉरेंसिक्स में आने वाली है, तो कमेंट डाउन बिलो विंडोज़ फॉरेंसिक्स अगर आप उसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो। वीडियो के अंदर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।